Sir, Petrarchan sonnet. So, यस, sonnet है सर, sonnet. ओके सोनेट गुड, इज सर। So, sonnet बहुत is a बढ़िया। ये सोनेट है, ठीक है। क्योंकि सोनेट हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि सोनेट का एक सोनेट सोनेट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो एक सोनेट बचा हुआ है, इस सोनेट को कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आप सभी को पता है कि आपके जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं, इन्होंने जो है शेक्सपियरियन सोनेट को यूज नहीं किया है। इन्होंने किस सोनेट को यूज किया है? इन्होंने यूज किया Petrarchan है sonnets. पेट्रार्कन फॉर्मेट को, है ना। इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट कह लीजिए या पेट्रार्कन सोनेट कह लीजिए, ये चीजें। तो एक बेसिक चीज जो हमें पता चली, सबसे पहला चीज जो आपको अपने माइंड में रखना है कि दिस इज अ पेट्रार्कन सोनेट। अगर ये पेट्रार्कन सोनेट है तो सिंपल सी बात है, ऑक्टेव एंड सेटसेट, ऑक्टेव एंड सेटसेट का पैटर्न ये फॉलो। यानी कोई प्रॉब्लम होगी जिसको जो है पहले 8 लाइन में उठाई जाएगी और फिर उसके बाद सेट में उसके सॉल्यूशन या जो भी पोएट को लगता है अपनी तरह से एक नए थॉट को लाके हमारे सामने रखेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब जो है इस पोयम के बारे में कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं कि ये पोयम कब लिखा गया और कब पब्लिश हुआ। अगर आप इस पोयम के राइटिंग डेट को लेंगे तो राइटिंग डेट को लेके एकदम क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली कब लिखा गया, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि 1802 के आसपास में पोयम कभी लिखी गई थी, ठीक है। तो इट वाज कंपोज्ड एनी टाइम एट 1802, ओके, बट इट वाज पब्लिश्ड, ये पब्लिश कब हुआ है? 1807, 18. ठीक है। और 1807 में आप सभी को पता है कि एक बहुत ही फेमस वॉल्यूम आया था, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का। उस वॉल्यूम का नाम बता सकते हैं आप लोग? लिरिकल बैलेड। Fabulous. 2 वैल्यूम में हुआ था सर, वैलिड, वो सॉरी लिरिकल बैलेट। लिरिकल बैलेड। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। लिरिकल बैलेट No, नहीं sir. बताना है ना। आपको बोलना है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। पोएम्स इन 2 Two वॉल्यूम्स, volumes. वैल्यूम्स। ठीक है। ये इनका जो है एक कलेक्शन आया था पोएट्री का, और एक कब आया था? 1807 में। बहुत ही फेमस कलेक्शन है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्ड्सवर्थ अपने 2 कलेक्शन के लिए ही बहुत ही पूरी दुनिया में फेमस है। एक तो अब ध्यान दें कि अब हम पोएम पे आते हैं। पोएम का एक बेसिक आइडिया आपको समझना पड़ेगा कि ये पोएम कहना क्या जानता है, ठीक है। अगर आप पहली लाइन को ध्यान से देखें तो पहली लाइन, और यही टाइटल है, और टाइटल क्या है जी? वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, इसको बस ध्यान से आपको पढ़ना है और बहुत सी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे टू मच और अस तो सब समझ ही रहे हैं कि पोएट खुद को भी शामिल कर रहा है इसमें, और जितने भी इंग्लैंड के लोग हैं या जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली यदि आप समय देखें तो ये समय कौन सा समय चल रहा है? 1802 के आसपास का समय यदि आप देखें तो ये इस समय इंग्लैंड का वो टाइम है जब इंग्लैंड बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। और इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आप कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है, धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ रही है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था इंग्लैंड में या जिस भी देश में ऐसा होता है, तो लोग क्या होता है, बहुत ज्यादा मेटलिस्टिक होते जाते हैं, ठीक है। मेटलिस्टिक होने का मतलब ये हुआ कि लोगों को पैसों की चिंता बहुत होने लगती है। लोग रुपये पैसों के पीछे भागने लगते हैं। लोगों को लगता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा कमा लें, कितना ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ जाएं, ये सिचुएशन होती है। और जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा अपने आप को आगे ले जाने लगते हैं तो जो हमारा रेगुलर लाइफ है, ठीक है, जो हमारा मॉरल लाइफ है, ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड होने लगता है, ठीक है। तो आप ये कह लीजिए कि जो आपका मॉरल लाइफ है, ठीक है, जो नेचुरल लाइफ है, जो नेचर के बीच आप रहते हैं, समय देते हैं रेगुलर, ठीक है, ये वाला समय आप बचाते हैं, तभी आप जो है मटेरियल वर्ल्ड में अपने समय को ज्यादा दे पाते हैं, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, जब आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, होड़ मची है ज्यादा कमाने की, तो आप इस समय को ही कहीं ना कहीं कट करेंगे, तभी आप उधर ज्यादा समय दे पाएंगे। जैसे आजकल की सोसाइटी, जैसे हम लोग, जो इंग्लैंड की स्थिति वो समय थी, वो स्थिति आज हमारे यहाँ हो चुकी है काफी हद तक। आज देखिए जो प्राइवेट सेक्टर्स में लोग हैं, वो लोग कब आते हैं कब जाते हैं अपने घरों में किसी को पता नहीं चलता,
हम जिस सोसाइटी में खुद रह रहे हैं यहाँ की कहानी ये है कि हमारे बगल में कौन रहता है हमें पूरी डिटेल नहीं है। कि अगर पूछ दे कि आपके बगल में जो साहब रहते हैं उनका क्या नाम है, तो मैं नाम नहीं बता सकता। उसका रीजन क्या है कि हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बिजी हैं और हम अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। और इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो मोरल लाइफ है, मोरल वर्ल्ड है कि हम एक दूसरे से मिले, बातें करें, जाने एक दूसरे को, नेचर के बीच में जो टहलने का काम है, हम वॉकिंग भी नहीं कर रहे, इतना हमारे पास समय ही नहीं है। सुबह शाम हम यदि वॉक करते तो 10 लोग मिलते, उनसे बातें होती। ये कोई काम ही हम नहीं कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ ये लग रहा है कि हम कितना पैसा कमा लें, हम कितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ लें। इस दौड़ में हर व्यक्ति आज बिजी है, ठीक है। और इसका बहुत ढेर सारा नुकसान आप सभी को पता है कि आजकल बच्चे जो है, अभी मुझे हाल ही में एक लोग का, मतलब कॉलेज के ही हमारे एक प्रोफेसर है, उनका एग्जाम्पल मिला कि उनके बच्चे ने जो है आईआईटी क्वालिफाई किया। और आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद उनके यहाँ कुछ लोग आए, अगल बगल सामने वाले ही, कि चलो बच्चे से मिलते हैं, उसको कांग्रेचुलेशन देते हैं, इतनी बड़ी सफलता इसने प्राप्त की। लेकिन कहानी क्या हुआ कि जब लोग मिलने आए तो बच्चा अपने रूम से ही बाहर निकल के नहीं आया कि चलो कोई अंकल जी मिलने आए हैं, उनको हम जो है कम से कम इतना हमारा ग्रेटिट्यूड बनता है कि हम आए हैं तो बातें कर लें, अपना चेहरा दिखा दें। वो लोग वहां 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे रहे, चाय वाय पी लिए, इंतजार करते रहे कि आएगा लड़का, लेकिन वो आया ही नहीं। तो क्या हो गया, अब बाद में वो उनके पिताजी बहुत एम्बैरस फील किए और हम लोगों से वो बता रहे थे कि क्या सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट डे की। और उसमें क्या हुआ भाई, अब लड़का जो है ये सोच रहा है कि हमारा दुनिया से क्या मतलब है, हम अपनी लाइफ, मतलब वो अपना, मतलब जो इंडिविजुअल, अब इसे मैं क्यों ये कहानी बताया, क्योंकि अब जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो चुका है। पहले जो हमारा पर्सपेक्टिव सोशल रहा करता था, अब ये सोशल से इंडिविजुअल हो गया है। इंडिविजुअल यानी हर पर्सन, हर व्यक्ति अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे भी इंट्रोवर्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात, पहले हम लोग इतना सोचते थे अरे हमने ऐसा बिहेव किया है तो लोग दूसरा क्या सोचेगा। अब तो ये आज का बच्चा तो सोचता ही नहीं, छोटा बच्चा भी ओवर कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके कि दूसरा क्या सोचता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी लाइफ जीनी है, हमें अपनी शर्तों पे जीनी है। ये कहानी चल रही है, ठीक है। और इसी वजह से जो है, जब हम, हमारे ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, तो हम कुछ भी करें। तो ये जो चीजें हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है बहुत ज्यादा। अभी एक पर्सन ने कहा कि भैया हम जो है गॉड में नहीं बिलीव करते, तो जब तुम गॉड में बिलीव नहीं करते तो तुम्हें डर ही नहीं है, हैं। जब तुम ईश्वर में, सबसे तो बढ़िया यही तरीका है, जितने भी इमोरल लोग हैं आजकल के, तो वो थोड़ा अपने ज्यादा मॉडर्न बनते थे, कहते भैया हम गॉड को नहीं मानते। अब वो गॉड को नहीं मान रहे हैं तो एक तो बात समझ लो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो अपने को लाइसेंस दे रहे हैं कि हम कोई भी बुरा काम कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो किसी को जवाब ही नहीं देनी है। वो मिल्टन की तरह थोड़े ना सोच रहे हैं, वो मिल्टन की तरह सोचते दैट वन टैलेंट दैट इज डेथ टू हाइड। जब मिल्टन ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं तभी तो ये सोच पा रहे हैं कि भैया जो मेरे पास टैलेंट है इसका मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही डेथ के समान है। और दूसरी बात ये है कि जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा लौट के, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने गॉड को माने नहीं, उसे क्या डर है, तो अपने लाइफ को मजे से जी रहा है, उसे मोरालिटी इन सब चीजों में कुछ मानना ही नहीं, उसे पता ही नहीं है ईश्वर क्या है, वो बिलीव ही नहीं करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, और यही वजह है कि जब हम रिलीजियस बिल्कुल रहे ही नहीं तो फिर हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ जिएंगे, हमें सही गलत का कुछ समझ ही नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही हैं वही बात अब पोएट यहाँ कहना चाह रहा है कि जो वर्ल्ड है ना, ये जो वर्ल्ड है ये हमारे साथ टू मच हो गया है। तो वर्ल्ड का मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड है उसकी बात हो रही है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, रिलीजियस और मोरलिस्टिक वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, नेचुरल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है। जो हमारे अंदर फीलिंग है कि हम कितना बटोर लें, कितना पा लें, कितना अमीर बन जाए, ये हमारे साथ बहुत ज्यादा हो चुका है। और इसकी वजह से क्या हो गया है, ये फीलिंग हमारे साथ इतना ज्यादा हो गया है, वो तो हम बाद में इसका नुकसान देखेंगे कि इस फीलिंग में हम क्या कर रहे हैं, वी ले वेस्ट आवर पावर,
कि हम अपने पावर को लगातार वेस्ट कर रहे हैं। तो शक्ति हमें ईश्वर ने दी है, जैसे मिल्टन साहब ने बोला दैट वन टैलेंट, तो वो जो टैलेंट हमें मिला हुआ है, हम उस टैलेंट का गलत दिशा में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देना, ये टू मच वर्ड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी हम सांसारिक चीजों में इतना ज्यादा उलझ चुके हैं, ये हमारे साथ इतना ज्यादा हो चुका है कि जब, जैसे इसका मतलब और अगर डीपर लेवल पे समझे तो आप ऐसे ही समझ लो कि जैसे सपोज करो कि एक इच्छा आपकी पूरी हुई, आपने कहा, आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे जो है पहले बाइक चाहिए। एक स्टूडेंट है, उसने सबसे पहले सोचा कि मैं जो है बाइक लूंगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ शहजादों की जो बड़े घर से हैं, जिनके माँ बाप खुद ही उनको बाइक दे देते हैं। मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब बच्चे ने सोचा कि मुझे बाइक लेना है, तो बच्चे ने मेहनत किया, जॉब पाई, फिर उसने बाइक ले ली। फिर उसके बाद उसकी एक इच्छा पूरी हुई, फिर उसने कहा नहीं अब हम कार लेंगे, उसने कार ले लिया, मेहनत किया। अब उसके बाद फिर इच्छा बढ़ी, उसने कहा नहीं हम एक अपना घर लेंगे, हाँ, जो कि 60 लाख का या 1 करोड़ का हो सकता है, उसने घर लिया। तो ये इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, और इन इच्छाओं के चक्कर में क्या हो रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को दिन रात ये जो नेचुरल वर्ल्ड है उससे दूर करता जा रहा है। तो इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं होना है, वो इच्छाएं लगातार आपके साथ बनी हुई हैं, और एक इच्छा पूरी हो रही है तो आप दूसरी इच्छा आपके पास आ जा रही है। तो यही कह रहा है कि जो वर्ल्ड है, ये जो सांसारिक चीजें हैं, हम इतना इतना फंसे हुए हैं इसमें कि हम लगातार एक के बाद इन्हीं चीजों को करते जा रहे हैं, और हमारी पूरी लाइफ, हमारा पूरा पावर ऐसी चीजों के परस्यू में हम अपने आप को कर दे रहे हैं, जिसका वास्तव में हमारे रियल लाइफ, हमारे जो है प्लेजर, उससे कोई उसका कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। हम जिन चीजों में खुशी सोच रहे हैं, वो वास्तव में रियल में हमारी खुशी नहीं है वहां पर। लेकिन ये है कि हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें उसी में खुशी नजर आ रही है। और जब एक समय बीत जाता है, तो उसके बाद हमें नजर आता है कि ये तो, इससे हम तमाम बीमारियां हमें घर कर चुकी हैं, और हम जो है बहुत सी चीजों के शिकार हो चुके हैं, लेकिन हमें वो रियल खुशी मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, ध्यान देना। अब तो वो वर्ड जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई और पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं आपसे ये कह रहा है कि ये जो वर्ल्डली लाइफ जी रहे हैं ना, ये वर्ल्डली लाइफ टू मच हो गया है हमारे साथ, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और ये टू मच नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस वे में चलनी चाहिए। ये जो जितना भी चीजें हम चाह रहे हैं गलत बात नहीं है, लेकिन इसके साथ आपका जो है एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो जो नेचर है, कुल मिला के उसे सिर्फ कहने का मतलब है कि जो नेचर है ना, नेचर और ये जो वर्ल्डली लाइफ है, ठीक है, जो सांसारिक चीजें हैं जो हम चाहते हैं रोज डे बाय डे लाइफ में, इन दोनों के बीच में एक जब अच्छा बैलेंस होगा तभी काम बनेगा, और तब जाके आप बढ़िया स्वस्थ भी रहोगे, आपका हेल्थ जो है वो कैसा रहेगा जी, बहुत अच्छा रहेगा। तभी जाके आप सारी चीजों का एंजॉय कर पाओगे। तो एक बैलेंस की जरूरत है, जो कि नहीं है। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्यों कर रहे हैं, तो अब ध्यान देना कि अगर आप यहाँ पूरे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, क्लियर हो गया कि हम बहुत ज्यादा इनग्रॉस्ड हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, जो अफेयर है मटेरियल वर्ल्ड के उसमें। उसके बाद क्या हुआ, लेट एंड सून। लेट एंड सून का मतलब एट ऑल टाइम। ठीक है, ये एक फ्रेज है, हाँ, एट ऑल टाइम, यानी हर समय हम केवल इस मटेरियल वर्ल्ड में बिजी हैं, पूरा ध्यान इसी में लगा हुआ है। ठीक है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, और हम क्या कर रहे हैं जी, गेटिंग एंड स्पेंडिंग मतलब हमारा सिर्फ यही है कि हम चीजों को पा रहे हैं। गेटिंग का मतलब पा कैसे रहे हैं, मतलब होल्ड कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पैसे कमा के हम कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। एक हाथ से हमने खूब मेहनत कर दिन रात पैसे कमाए, और दूसरे हाथ से हम उस पैसे को लुटा रहे हैं। यही तो हमारी लाइफ हो गई है, यही हम बस कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों में हम अपने पावर को, तो ईश्वर ने हमें शक्ति दी है कुछ बेहतर करने की, उन सारी चीजों को हम अपना वेस्ट कर रहे हैं। जो हम कुछ काम मानवता के लिए कर सकते थे, ठीक है, कुछ बेहतरी के लिए कुछ ऐसी चीजें कर सकते थे जिसे हम क्रिएटिव बोल सके, वो काम न करके हम केवल पैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैसे खर्च। यही है, लोग पैसे कमाते तो क्या करते हैं, खूब ज्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी अपनी जिंदगी मजे से जीते हैं, वो भी खुश रहते हैं। जिनके पास पैसे वो भी खुश रहते हैं, लेकिन उसको खर्च करके खुश होते हैं। ठीक है, जो किसान में दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो है सच्चाई, आप सभी को पता है कि हम कुछ लेके आए नहीं है और ना कुछ लेके अपने साथ जाने वाले हैं।
तो ये सारी चीजें यहीं बची रह जाती हैं, केवल आपका जो व्यवहार है ना, बिहेवियर, वही बस केवल यहाँ पे रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता। तो ये जो चीजें हैं, ये पोएट कहना चाह रहा है कि भैया हम खूब कमाते हैं लेकिन सारी चीजों को खो देते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है हम अपना जो मेन पर्पज है, जो रियल पर्पज है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो चीज हमारे अंदर हमें पता ही नहीं चलता है, और टाइम निकल जाता है, कब हम बूढ़े हो जाते हैं, एज हमारी खत्म हो जाती है, हमको पता नहीं चलता। हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मिल्टन की तरह अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, अपने कॉन्शियसनेस से, और प्रश्न पूछते हैं तो उनको लगता है कि अरे हम अपने टैलेंट का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ईश्वर हमें बाद में सजा न दे। तो हम कहीं ना कहीं गॉड फीयरिंग पीपल जो लोग हैं, सिर्फ वही लोग अपने पर्पस को समझ पाते हैं, और जानते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं आज की दुनिया में भी जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उनके दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि ये जो ह्यूमन फॉर्म में उनका जन्म हुआ है, ये बहुत सौभाग्यशाली लोग को मिलता है। क्यों नहीं, वो भाई एनिमल हैं, बर्ड हैं, एंट हैं, और दूसरे प्रकार के चीजें बने हुए हैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ एनिमल हैं, तो जरूर ईश्वर ने आपको कुछ स्पेशल टैलेंट दिया है, कुछ क्वालिटी दी है। उस क्वालिटी का आप यदि इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। और कल जब जाओगे तो क्या जवाब दोगे? तो जो गॉड फीलिंग लोग हैं, वो कम से कम यही चीज सोच के काम करते हैं समाज के लिए, ठीक है, इस दुनिया के लिए। लेकिन ऐसे लोग आजकल मुश्किल से 5% 95% लोग, स्पेशली शहरों में तो कहानी आप 95 क्या 97% लोग ले लो, 3% लोग ऐसे मिलेंगे जो शायद कुछ ही दूसरे के लिए सोचते हो, ठीक है, नहीं तो नहीं। थोड़ा सा गांव में ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, 7-8% जो छोटे एरिया है, या है ना, फैमिली वैसे। तो ये चीज है। तो इस 2 लाइन मेरे ख्याल से आप सभी को एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ सिर्फ मॉरलिस्टिक बात नहीं हो रही है, थोड़ा डीपर लेवल पे जाना है। ये आपकी सच्चाई भी है, ये नहीं कि केवल आपको मॉरल में बता रहा हूँ जो पोएट कहना चाह रहे हैं। पोएट ये नहीं कह रहे तो ये केवल मॉरल की बात है, आपको नुकसान है। अगर आप नेचर से दूर हो तो आपको नुकसान है। पोएट के लाइफ से ही रिलेटेड एक घटना है, ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था, उसका कहीं जिक्र नहीं आता है। उसमें ये है कि कोई एक रिलेटिव था, ठीक है, उसको क्या था कि उसने बहुत कम एज में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लिया था, ठीक है। अब उसको क्या हुआ कि प्रोग्रेस करने की वजह से वो बहुत इनकम हो गया, बहुत तेजी से एक मतलब एस्पायरिंग यूथ के रूप में जाना जाने लगा, हाँ बहुत डेवलप कर रहा है। लेकिन हुआ क्या कि इस डेवलपमेंट के चक्कर में उसने अपने हेल्थ इतना ज्यादा वो बिजी हो गया कि उसका हेल्थ जो है उससे काफी पीछे हो गया, और उसकी अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। और फिर उसके बाद डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इस व्यक्ति को अब आराम की जरूरत है, और अगर ये चाह रहा है कि स्वस्थ रहे तो ये मोबाइल फोन और ये जो इतना बातचीत करना है, इन सब चीजों से दूर हो जाए, और कुछ समय ये स्पिरिचुअल लाइफ जिए, नेचर वाली लाइफ जिए, सुबह शाम टहले, तो जाके ये सही हो पाएगा। अब उसके बावजूद भी उस यूथ ने, हाँ, नहीं छोड़ा, क्योंकि अब उसके मन में तो बस ये था कि नहीं हमारा डेवलपमेंट रुक रहा है। तो जब भी उसे मौका मिलता वो पूरा जो है अपने आप को बिजी कर रखा था। फिर फाइनली क्या हुआ, उसका हेल्थ बहुत बिगड़ गया और इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया, ठीक है। तो ये ऐसी भी चीजें हुई हैं कि हम बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए, अपने टाइम को इतना ज्यादा लगा दिया इसी जगह कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाए, और फिर उसके बाद फिर हमारे साथ दिक्कत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। तो पोएट वही चीजें यहाँ इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा है कि भैया अपने आप के और नेचर के बीच में रखना बहुत जरूरी है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके बीच में बैलेंस बहुत जरूरी है। अब ध्यान दीजिए आगे की लाइन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। कह रहे हैं कि ये नेचर जो है ये हमारा है, ये हमारे लिए ईश्वर ने बनाया है कि हम इन चीजों का लाभ लें। ये पेड़ पौधे जो ग्रीनरी है ये हमारे लिए बनी है कि हम इनको देखें, इनसे इंजॉय प्राप्त करें, ठीक है, और अपने आप को बेहतर फील करें। लेकिन हो क्या रहा है, हम इसमें बहुत लिटिल देखते हैं, यानी हम इसमें बहुत कम पाते हैं हमारे काम की चीजें, क्योंकि हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिजी हैं। तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिजी हैं तो दो चीजें हमारे सामने दिखाई दे रही है, हम उसको इग्नोर करते हैं, या जो चीजें हमें दिखनी चाहिए नेचर में वो हम देख ही नहीं पाते। तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा इशू आ गया है जो आज का प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, मानव है, उसके साथ। तो ये है, तो नेचर हमारा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसमें बहुत कम चीजें जो है यहाँ से निकाल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इसकी क्वालिटी को।
वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड boon। हमने अपने हृदय को कहीं दूर छोड़ दिया है, दूर, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। तो हमारा हृदय हमारे से दूर हो गया है वास्तव में। अब इससे एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है पोएट कि हम जो है, जो ये डिस्टेंस बन गया है, हम अपनी जो फीलिंग है वो अपनी हृदय तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी कहते हैं ना, सुनते हैं ना, कि जैसे माइंड, दो चीजें होती हैं, एक होता है कि एक हमारा माइंड कहता है, एक हमारा हार्ट कहता है, सुने होंगे ना। तो लोग कहते हैं अपने दिल की सुनो, कई लोग को सुने ना, लोग कहते हैं अपने दिल की सुनो, दिल जो कहता है उसको सुनो। तो आज का मानव के पास दिल ही नहीं है, वो तो दिल कहीं दूर चला गया है, तो सुनेगा कैसे। तो केवल मन की बात सुन रहा है, और जो मन है वो तो केवल रीजनेबल बात करता है कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, प्रॉफिट है तो करो, नहीं तो मत करो, है। तो अब क्या हो गया, जो हार्ट, जो है, दिल की बात सुनने का मतलब होता है कि जो आपको प्रॉफिट लॉस नहीं सोचता है, जो कि बिल्कुल अनरीजनेबल होता है, बस उसे जो फील हो गया वो कर देगा। जैसे आप सभी जानते हो ना कि जैसे मार्केट में जा रहे हो और अचानक आपको आइसक्रीम दिख गई, अब आपका हृदय जो है वो कहेगा हमको आइसक्रीम खाना है, ठीक है। मन 10 बार सोचता है आइसक्रीम खाएं कि ना खाएं, गला बैठ जाएगा, ये वो तमाम बातें, रोड पे आइसक्रीम खाना ठीक है, ये तमाम बातें आप सोचते हैं, या अभी रास्ते में जा रहे हैं, शाम को लौट के खाएंगे, अभी टाइम नहीं है, तो ये सारा काम मन करता है। तो कई बार आप जाते हो, हृदय कुछ कहता है लेकिन मन रोक देता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो हृदय और मन में यही अंतर है कि हृदय सोचता नहीं है, ये तुरंत आपसे बोलेगा एडवांस ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मन निष्कर्ष निकालता है। तो वही कह रहे हैं कि जो हमारा हृदय, हमने तो उसे दूर छोड़ दिया है, तो इसीलिए हम उसकी बात ही नहीं सुन पा रहे हैं। अब तो जो मन हमसे कहता है वही चीज हम करते हैं, उससे प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचता है। अब क्या हो गया, तो इससे क्या हो गया, और सॉलिड बून, ये जो चीजें जो भी हो रही हैं एक बून की तरह है, लेकिन ये कैसा बून है जी, ये सॉलिड बून है। सॉलिड का मतलब बहुत ही तुच्छ, बहुत ही मीन, ठीक है, मीन, बहुत ही लो लेवल का। तो ये हमारे लिए, जो हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो कुछ भी गेन कर रहे हैं, जो भी प्राप्त कर रहे हैं, ये जो लाभ है ना, ये बहुत ही छोटे लेवल का लाभ है। ये हमारे लिए फायदेमंद, और मीन होने का मतलब खराब है, छोटे लेवल का है, खराब है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो है, ये गुण हमारे लिए फायदा नहीं करने वाला है। ये ऊपर से आपको दिखा रहा है, चाहे आपको लग रहा है ऊपर ऊपर, हाँ हमारे पास ये हो गया, ये चीजें हो गई, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मेरी हो गई, लेकिन उस प्रॉपर्टी का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपको नेगेटिविटी की ओर ले जा रही है, ये नेचर से दूर लेके जा रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको डीजनरेट, अच्छा बहुत से बर्थलेस डीजनरेट कर रही है, ठीक है, आपको रियलिटी से। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि ये बताओ कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो क्या बोलोगे जी? Sir, ऑक्सीमोरन। मेटाफर। ऑक्सीमोरन है, Moron. हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीमोरन का क्या होता है, दो वर्ड, अपोजिट वर्ड एक साथ रखे जाते हैं, और जो अपोजिट, बून हमेशा अच्छा होता है ना जी, लेकिन ये बून को निगेटिव बता रहा है, सॉर्टिव बता रहा है, तो ये ऑक्सीमोरन है। आगे बढ़िए। तो ये आपने देखा, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इन 4 लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे ज्यादा बेहतरीन और बड़े लेवल पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता था, है ना। हर लाइन को बहुत डीपर लेवल पे ले गया हूँ। आगे ध्यान दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे एक मैं आपको ना नेचर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, एक और पढ़ा दे रहा हूँ, तब फिर आऊंगा। फिर कह रहे हैं ये फर्स्ट स्टैंडा हो गया, है ना। और इस फर्स्ट स्टैंडा में जो 4 लाइन का है, क्वार्टरेन आप कह लीजिए, तो इसमें आपने क्या देखा जी, ये पूरा आपने देखा कि किस प्रकार जो है हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा बिजी हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे आते हैं, और अब नेचर को आपके सामने पोएट लेके आ रहा है, ध्यान देना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। We have sold the sea that bears her bosom to the moon। ये सब इमेजरी है, अलग अलग ये इमेजरी है, नेचर के एक एक इमेजरी को आपको देखना है। दूसरा क्या है, द विंड दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, ये भी एक इमेजरी है। तीसरा इमेजरी क्या है, सब नेचर के 3 अलग अलग दृश्य हैं। तीसरा क्या है, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग, ठीक है, फ्लावर्स।
ये 3 आपने इमेजरी देखा, तीनों इमेजरी आप लोग को समझ में आ रहा होगा? बताइए। पहला जो इमेजरी है आपका वो क्या है जी, कि जो आपका सी है, समुद्र है, ये बेयर कर रहा है अपने मौसम को, हैं? यानी यहाँ पे जो समुद्र का सरफेस एरिया की बात हो रही है, आप जब टू द मून, मून का मतलब जब रात के समय जब आप देखेंगे तो जो चांदनी रात जिसे बोलते हैं आप, यानी ऊपर से मून की जो किरणें समुद्र के ऊपर पड़ती हैं और जब वो समुद्र के ऊपर पड़ती हैं तो समुद्र एकदम जो है चमकने लगता है। जो समुद्र चमकता है, ठीक है, तो चमकते समय समुद्र देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप मूनलिट नाइट में जो है समुद्र को देखेंगे तो उसका बहुत ही शानदार आपको नजारा नजर आएगा, चमचम करता हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ आपको समुद्र थोड़ा सा उठता नीचे होता हुआ, टाइड जो आप लोगों ने सुना है, जब मूनलाइट पड़ती है, मूनलाइट पड़ती है तो समुद्र थोड़ा सा ऊपर की ओर उठता है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का। तो ये जो है, तो अब ध्यान दीजिए, तो दिस सी बेयर्स हर बॉसम टू द मून, यानी मून के सामने अपने आप को ओपन करता है। ओपन करने का मतलब वो दृश्य बहुत ही शानदार हो जाता है, जो देखने में आपको सुंदर नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आप लोग जो फिगर आप स्पीच बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे फिगर आप स्पीच है क्या जी? एनीवन? पर्सोनिफिकेशन? personification, Personification है सर। जी, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि सी जो है उसको काम करता हुआ दिखाया गया है, हालांकि ये दृश्य है। इसी प्रकार से विंड दैट विल बी हाउलिंग, यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है कि विंड क्या हो रही है। अगर आप हवाओं को देखें तो वो क्या कर रही हैं, वो हाउलिंग कर रही है, यानी खूब आवाज करे। हाउल वर्ड सुने ना, हाउल मतलब शोर मचाना, तो हाउलिंग करना। तो ये आप हवाओं को देखिए जो कि खूब ज्यादा शोर मचा रहे हों, तो वो भी दृश्य बहुत ही शानदार हो जाता है। तो अलग अलग नेचर के दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे नेचर जो है कितना सुंदर दिखाई देता है यदि आप इनको ध्यान से देखो। और नहीं तो आपके लिए जो सिंपल एक्टिविटीज है, आप ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई बात ही नहीं। फ्लावर को देखिए, फ्लावर क्या करते हैं कि फ्लावर, देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है, अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर। जब फ्लावर सोते हैं, जब दिन के समय, देखिए आप फ्लावर की कभी इमेजरी को ध्यान दिए? जो फ्लावर होते हैं, जैसे सपोज करिए फ्लावर के बीचों बीच में ये पोर्शन होता है, फिर उसके बाद ये उसके पेटल्स होते हैं, ठीक है। तो दिन के समय ये जो पेटल्स हैं क्या होते हैं, ऐसे ऐसे खुले होते हैं कि नहीं, ओपन होते हैं कि नहीं? बोलो जी, बोलो। दिन के समय जब सन की रेज पड़ती हैं सूर्य की, तो ये फ्लावर्स ऐसे ओपन होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सनराइज पड़ती है फ्लावर्स ओपन होते हैं, लेकिन जब ये रात का समय होता है तो बताइए क्या अंतर हो जाता है। ये जो फ्लावर्स हैं ये क्या करते हैं जी, अपने पंखों को गैदर कर लेते हैं, ठीक है, अपने पेटल्स को गैदर कर लेते हैं और ये ऐसे बन जाते हैं। They look like as if they are sleeping. हाँ, यस। तो वो एक तरह से स्लीपिंग करने लगते हैं, और स्लीपिंग करने का मतलब कि वो अपने पेटल्स को गैदर कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर गैदर कर लेते हैं। जो डाउन होता है पहले उसको अप गैदर्ड, अप गैदर्ड का मतलब उसको ऊपर की ओर गैदर करके अपने आप को समेट लेते हैं, और ये दिखाता है कि वो सो रहे हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग ये इतनी अच्छे दृश्यों को देख नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम दूसरी दुनिया में बिजी हैं। हम तो अपने पावर को वेस्ट कर रहे हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है, और ये जो नेचर इतनी ज्यादा क्वालिटीज को लेके हमारे बीच में है, उसको हम अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें कितनी लाइफ है, वो कितना आपके लिए फायदेमंद है, कितनी चीजें बेहतरीन है जो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है, रोज एक नया लेसन ले सकते हैं, ठीक है। शेक्सपियर साहब ने वहां से कितनी बढ़िया बढ़िया बातें ले ली, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट इन द नाइट। तो नेचर तो हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन हम नेचर के पास ही नहीं जाएंगे तो कैसे सीखेंगे? हमने तो अपने हार्ट को कहीं दूर भेज दिया। वी हैव गिवन आवर हार्ट कहाँ जी, अवे। हमारा हृदय तो हमारे पास है ही नहीं इन सब सारी चीजों को फील करने के लिए। तो जितना हम ज्यादा मैटेरियलिस्टिक होते जाएंगे, हम इस नेचर से दूर होते जाएंगे, ये पोएट कहना चाहता है। और इसीलिए पोएट लास्ट लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टैंजा का आपके सबसे लास्ट लाइन, ये फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, ये जो भी चीजें हो रही हैं, फॉर दिस का मतलब ये नेचर की जो तीनों आपने इमेजरी देखी है, जो सारी चीजें, इन सारी चीजों के लिए, साथ ही साथ हर चीज के लिए जो आज का मानव है, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं।
यानी हम इसके साथ संपर्क ही नहीं बिठा पा रहे हैं, ठीक है, हम इसकी आवाज को ही नहीं सुन पा रहे हैं कि हमें बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत दिक्कत हो गई है, जो ह्यूमनिस्टिक, जो हम मानव हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इन चीजों को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए पोएट बोल रहा है, इट मूव्स अस नॉट, ये हमें बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। ये जो नेचर के डिफरेंट इमेजरीज हैं, एलिमेंट्स हैं, ये हमें मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने हृदय को दूर भेज दिया है, हम नेचर से ऑलरेडी दूर हो चुके हैं, हमारी बात अब कोई सुन ही नहीं पा रहा है, माइंड केवल रीजनेबल बात करेगा। तो ये सारी चीजें जो नेचर की एक्टिविटीज हैं, एलिमेंट्स हैं, ये हमें मूव नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो बहुत अंतर है। अब ध्यान दो, अब एक बात यहाँ ध्यान देना है, मैं एक पोयम का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ और उसके बाद जो अंतिम 4 लाइन में कुछ नहीं है, तुरंत वो एंडिंग होने वाला है। एक पोयम बहुत ही फेमस पोयम है, स्टैंजा रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, बहुत ही अच्छी पोयम है। अगर आप उस पोयम को देखेंगे तो उस पोयम में जो है पोएट ने आपको क्या बताया है कि किस प्रकार जो नेचर के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कैसे जो है बहुत आनंद देती हैं, कैसे बहुत इंटरेस्टिंग हैं और हर एलिमेंट हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है। लेकिन हम जो मानव बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम इनसे अपने आप को जब कनेक्ट करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं पोएट बहुत नाराज है मनुष्य के ऊपर कि जो नेचर के हर एलिमेंट को अपने आप में महसूस नहीं कर पा रहा है। पोएट क्या लिख रहा है वो 4 लाइन में आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 लाइन, ध्यान दें। वो 4 लाइन क्या है? टू हर, ये तो इसमें थोड़ा पेन सही से नहीं चल रहा, आप लोग को कोई वर्ड ना समझ में आए तो बोलना। टू हर फेयर वर्क, नेचर की बात हो रही है, टू हर फेयर वर्क डिड नेचर लिंक, नेचर लिंक, नेचर अपने फेयर वर्क से हमें कोशिश करती है लिंक करने की, ठीक है। और कहां से लिंक करती है? द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैंक, ठीक है। दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन क्या है, आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसके साथ कनेक्शन है। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक, लास्ट क्या है लाइन, व्हाट मैन हैज मेड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बस मुख्य रूप से लास्ट ही लाइन को फोकस करना चाहता था। व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएट कहना चाह रहा है कि मनुष्य ने मनुष्य को क्या बना दिया है। पहले तो मनुष्य ऐसा नहीं था, लेकिन ये जो पागलपन है, ये जो दौड़ है, ठीक है, अपने आप को बेहतर से बेहतर दिखाने और बनाने की, इस दौड़ में मनुष्य ने अपने आप को ही पीछे छोड़ दिया। ये तो मैं इस पोएम में देख ही रहे हैं आप। और इस तरह मनुष्य ने अपने आप को क्या बना दिया है, ये बहुत सोचने की बात है, ठीक है। यानी मनुष्य जिस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आया है, अब वो वैसा मनुष्य नहीं रहा, वो तो दूसरे प्रकार का मनुष्य बन गया है। तो मनुष्य अपने उद्देश्यों को भूल चुका है, जो नेचर जो उसके लिए ईश्वर ने बनाया है उससे लगातार वो दूर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही समस्या है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं जो है कंटिन्यूअसली आ रही हैं, अलग अलग पोएम में पोएट कोशिश कर रहा है बताने की। और ये बात ये लाइन स्टैंडर्ड रिटन अर्ली स्प्रिंग में भी ये पोएट बता चुके हैं। और ऐसे जो भी आप पोएम पढ़ोगे ना, हर पोएम में नेचर के इम्पोर्टेंस को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे यहाँ देखते हैं कि अब क्या होता है जी, कि ये नेचर की जितनी भी चीजें हैं ये मूव नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। अब आगे की लाइन, ग्रेट गॉड, अब यहाँ पे ये क्या, अच्छा एक हमने फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे छोड़ दिया। एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे था जो कई लोग बता रहे थे, लाइक वर्ड दिया है ना,
तो यहाँ पे आप देखिए लाइक वर्ड की वजह से यहाँ क्या हो गया जी, सिमिली हो गया है। तो फिगर ऑफ स्पीच के लिए ये तीनों लाइन आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, पर्सनिफिकेशन, सिमिली, और एक यहाँ पे आप इसके पहली की लाइन में भी देख चुके हैं हाजी मोहर। तो ये बहुत बढ़िया चार्ट दिखे, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आया करती हैं। तो बी रेडी फॉर सच काइंड्स ऑफ लाइन, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी। अब ये थोड़ा सा नाराज है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोएम में उल्टा कहाँ है, तो अगर आप ध्यान दें तो उल्टा यहीं पे है। यानी ये भी मिल्टन की तरह थोड़ा सा इन्होंने भी क्या किया कि 8 लाइन तो निकल गई है, ठीक है, और 9वीं लाइन में ये आ गए हैं, और 9वीं लाइन के आधे से जो है आपका जो है यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, इससे जुड़ा है यहाँ पे, और फिर इसके तुरंत बाद जो है क्या होगा जी, सेजूरा के बाद क्या आ जाता है, जो जहाँ पे थॉट चेंज होता है उल्टा 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 हो गया। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी चेंज ऑफ थॉट। यहाँ से अचानक इन्होंने अपने विचारों को बदल दिया है, और अब ये दूसरे विचार पे आ गए, और अभी नाराज है। कह रहे हैं कि भैया आप ध्यान दीजिए, आई वुड, ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आई वुड रादर बी अ पैगन, ठीक है, शकल्ड इन ग्रीड आउट वन। पैगन का मतलब आप सभी को शायद ध्यान होगा कि पैगन का मतलब क्या है। person पैगन who worship of idols. हाँ, वर्शिप ऑफ फार्मर आइडल्स, नेचर को बहुत ज्यादा ध्यान देना। जो पहले आप ध्यान देना कि जो सबसे पहले प्रिमिटिव एज के लोग थे, तो जब गॉड वगैरह ये जो बाद में काफी आया ना कॉन्सेप्ट कि ये गॉड वो गॉड, और स्पेशली जो क्रिश्चियंस में है, ठीक है, जो प्रिमिटिव लोग रहते थे ना, वो लोग मतलब नेचर के जो डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स होते थे ना, उन्हीं को गॉड मान लेते थे और उन्हीं को जो है पूजा करते थे। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि वो मल्टी गॉड में बिलीव करते थे कि एक नहीं कई गॉड है, ठीक है, अलग अलग चीजों के। तो पहले लोग इस तरह, जैसे क्रिश्चियन जो वर्ड है वो क्या करती है, एक गॉड में बिलीव करती है कि एक है, ठीक है, क्रिश्चियन, ठीक है। लेकिन ये जो पैगन अगर आप हो गए, तो पैगन का मतलब कि जो प्रेजेंट रिलीजन सिस्टम है उसको आप दूर हो जा रहे हैं और बहुत बैक हो जा रहे हैं, प्रिमिटिव डेज में चले जा रहे हैं। तो ये बहुत नाराज हैं, और नाराज होके बोल रहे हैं कि भैया इससे तो बेहतर है कि मैं क्या करूं, आई वुड रादर बी अ पैगन, कि मैं एक पैगन बनता हूं, ठीक है। और पैगन बनने का मतलब कि मैं प्रिमिटिव एज में चला जाऊं, जिस समय लोग जो है अभी जो ट्रेंड चल रहा है, सकल्ड इन अ क्रीड आउट वन, मतलब मैं ऐसे एक रिलीजन में डूब जाऊं जो कि अभी क्या, क्रीड का मतलब बिलीफ या रिलीजन आप जो बोल लीजिए, तो ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे बिलीफ में डूब जाऊं जो कि अब आउट वन है। आउट वन का मतलब आउटडेटेड है, ठीक है। मतलब आज के समय में लोग क्रिश्चियनिटी में एक गॉड में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन मैं पैगन बन जाऊंगा, इस तरह मैं नेचर का वर्शिप करूंगा, ठीक है। जो नेचर में विश्वास करना है, बेहतर है कि मैं वहां चला जाऊं, और जो नेचर के डिफरेंट जो गॉड हैं, जैसे प्रिमिटिव लोग नेचर के डिफरेंट एलिमेंट को गॉड मान के पूजा करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, मैं वैसा करूंगा, मैं भी वैसा करने जा रहा हूं। और अगर ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सो माइट, वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एक पावरफुल एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा जी, आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, ये कह रहे हैं कि मैं ये जो इस समय खड़ा हूँ, ली का मतलब आप सभी को पता है ग्रास लैंड, ग्रासलैंड, ठीक है। तो ये ग्रास लैंड के पास मैं खड़ा हूँ, और अगर पैगन हो जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ग्रास लैंड से खड़ा होके मैं देख सकता हूँ, क्या जी, हैव ग्लिम्सेस, मैं एक झलक देख सकता हूँ, किसका, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, क्या जी, दैट वुड मेक मी लेस फॉरनॉन, ये जो मैं इमेजिनेशन करूंगा, जो मैं ग्लिम्सेस देखूंगा, हालांकि वो सच्चाई नहीं होगी, मैं केवल इमेजिन करूंगा, लेकिन कम से कम ये इमेजिनेशन जो है मुझे क्या बनाएगा, लेस फॉरनॉन। आज की दुनिया में जो मानव है वो मेटलिस्टिक होता जा रहा है, और हम जितने मेटलिस्टिक हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेटलिस्टिक होने की वजह से हम अकेले हो गए हैं। हम क्या हो गए हैं जी, हम अकेले अकेले हो गए हैं। तो जब लेस फॉरलॉन का मतलब मैं कम से कम अपने आप को कम अकेला फील करूंगा। तो ये मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से कम ये जो अकेलापन है अभी की, इससे तो मैं दूर हो जाऊंगा, अपने आप में कुछ बेहतर फील करूंगा पैगन बनकर
क्या होगा जी, अब मैं कौन से दृश्यों को देखूंगा, अब वो दोनों दृश्य आपके सामने हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। ठीक है, ये दो जो है ग्रीक गॉड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोएट ने अलूशन का यूज किया। ठीक है, यानी ये माइथोलॉजी में गए हैं, ग्रीक माइथोलॉजी में, और वहां से इन्होंने दो ग्रीक गॉड को लिया है, एक तो प्रोटियस है और हियर द ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीथ हॉर्न। ठीक है, ये दो लोग हैं। ये प्रोटियस, ये वाली लाइन शायद आई थी ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो पोएट ये कह रहा है कि अब मैं पूरी तरह से पैगन बन जाऊंगा, जब पैगन बन जाऊंगा तो जो पैगन वाले जितने भी दृश्य हैं, जो उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं, वो मेरे इमेजिनेशन में, मेरे सपनों में मेरे सामने नजर आएंगे। तो अब ये दो पैगन ग्रीक गॉड की बात कर रहे हैं, एक है प्रोटियस, दूसरे हैं टाइटन। ठीक है, इनको ये देखेंगे। अब इन दोनों की विशेषता क्या होती है, तो प्रोटियस है, प्रोटियस बहुत ही फेमस ग्रीक गॉड हैं, और आप ध्यान दें कि ये सी में रहते हैं, देखो सी से राइजिंग फ्रॉम द सी, यानी इसका मतलब क्या हुआ जी, ये सी गॉड है, कौन, प्रोटियस सी गॉड है। ये वास्तव में ये सन ऑफ नेपच्यून है। ठीक है, नेपच्यून आप सभी को पता है कि रूलर ऑफ ओशियन कौन माना जाता है जी, नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून। तो ये क्या है, ये सन है, सन ऑफ नेपच्यून। ठीक है, और नेपच्यून कौन है, आप लिख सकते हैं द रूलर ऑफ ओशियन, द रूलर ऑफ। ठीक है, तो ये प्रोटियस साहब जो नेपच्यून के सन है, ये नजर आ जाएंगे सी से बाहर निकलते हुए। अब ध्यान देना, जो प्रोटियस के बारे में आपको क्या क्या जानना पड़ेगा। जो प्रोटियस साहब हैं, ये इनके अंदर सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो है प्रोफेटिक। इनको प्रोफेटिक ओल्ड मैन ऑफ द सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्रोटियस को जी, प्रोफेटिक ओल्ड मैन ऑफ द सी, ओल्ड मैन ऑफ द सी, यानी ये जो है समुद्र के प्रोफेटिक मैन बोले जाते हैं। इन क्या होता है, जैसे ये ना अपने शेप को, इनके बारे में बस थोड़ा सा चीजें जान लेते, ये अपने शेप को बार बार बदल सकते हैं। तो अगर ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने इनको जो है शेप बदलते हुए देख लिया है, पकड़ लिया, तो वो इनसे जो कुछ भी वरदान मांगेगा या जो कुछ भी पूछना चाहेगा ये बता देंगे, क्योंकि ये प्रोफेटिक है, जो बताएंगे वो सत्य होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, ये शेप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये फोरटेलिंग कर सकते हैं, फोरटेल कर सकते हैं, प्रोफेसी कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो ये हो गए, तो ये जितने भी ग्रीक गॉड हैं उनके अलग अलग कहानियां हैं। ये है प्रोटियस। ठीक है, समझ में आ गया, आप लोग तो प्रोफेसी कर सकते हैं। ठीक है, समुद्र को जो है उसमें जो भी चीजें आप पूछोगे ये आपको बता सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दें, एंड हियर ओल्ड ट्राइटन, ट्राइटन क्या है, ये भी एक बहुत ही फेमस, बहुत ही विशालकाय, बहुत ही ह्यूज सी गॉड है। ये दोनों सी गॉड है। तो इनकी क्या विशेषता, ये भी सी गॉड है, और ये क्या कर सकते हैं जी, ये दो मतलब जो है ग्रीक गॉडेसेस हैं, गॉड एंड गॉडेसेस, जैसे एम्फी, ठीक है, एम्फी ट्राइट एंड पोसिडियन, पोसिडन। ठीक है, उन दोनों के बेटे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं लिखूंगा, उनके बेटे हैं। और इनका क्या है कि इनके पास एक बहुत ही फेमस चीज होता है जिसे बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि हर गॉड कुछ ना कुछ अपने पास हथियार के तौर पे यहाँ अस्त्र रखता है। इनके पास जो है वो है कुंज सेल। क्या है, कुंज सेल। ये आप लोग सभी जानते होंगे क्या है कुंज सेल, शंख सुना आप लोगों ने ना, शंख। हाँ, तो जो शंख है वो इनके पास होता है, और ये शंख को ये कह रहे हैं कि मैं जो ट्राइटन है उनके शंख को, देखो क्या है जी, ब्लो हिज रेथेड हॉर्न, हॉर्न का मतलब यहाँ शंख की ही बात हो रही है, कुंज सेल की बात हो रही है। और कुंज सेल कैसा होता है, अगर आप कुंज सेल को ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसे मुड़ा मुड़ा होता है ना, ध्यान दिए कि नहीं आप लोग, मतलब शंख जो होती है एकदम मुड़ी मुड़ी रहती है, तो रेथेड का मतलब यही है, मुड़ी हुई। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मुड़ी हुई रहती है काफी। ठीक है, और उसको ये ब्लो करेंगे, यानी जब ये कुंज सेल को ब्लो करेंगे तो राइटर क्या करेगा, जो पोएट है वो सुन पाएगा। ठीक है, तो ये है। और ऐसा कब होता है, जब बहुत ज्यादा समुद्र मतलब डिस्टर्ब हो जाता है किसी कारणवश, तो ये वहां से निकलते हैं और फिर ब्लो करते हैं तो समुद्र शांत हो जाता है।
तो ये चीजें हैं, ये अलग अलग कहानियां इनसे रिलेटेड। फिलहाल हमें क्या ध्यान रखना है कि वहां पे बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे पूछेगा कि वेयर डू यू फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटियस एंड ट्राइटन इन विच पोएम। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। तो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको पोएम याद है तो आप आसानी से बता दोगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सिंपल से वे में कि फ्रॉम दिस पोएम। अब एक तो इनका नाम लेकर पूछा जा सकता है, या तो ये 2 लाइन ही पूछी जा सकती है कि ये लाइन किस पोएम में से ली गई है, तो भी आप बता देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो ये आपको एकदम ध्यान रखना, इसकी एक एक लाइन। जैसे आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप कोई पोएम पढ़ते हैं ना, आप उसकी एक एक लाइन को, अभी तो कम से कम ये छोटे कितने पोएम आपके सिलेबस में है, टोटल 28 राइटर हैं पोएम वाले। अगर आप उनको ध्यान दें तो उनके पोएम्स को यदि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना यही सेक्शन में आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी सेक्शन से आने वाला है तो पोएट्री के सेक्शन से आने वाला है। और जब आपके सामने 2 पोएम केवल दिया गया है तो क्यों ना इन पोएम को हम इतनी बार रीड कर लें कि अगर आंख बंद करके भी हम केवल ऐसे ध्यान मुद्रा में हो, कोई बोल दे कि भैया ये लाइन कहाँ से ली गई, तो लाइन बोले आप पोएम का नाम बोलो, लाइन बोले आप पोएम का नाम बोलो। ये स्थिति आप एकदम लेके आ सकते हो, लेकिन ये हड़बड़ी में नहीं आता है। वही मैंने कहा कि आपको जो मेटलिस्टिक वर्ड है थोड़ा सा उससे डिस्टेंस, मतलब आप कभी अपने आंखों को बंद करिए, जब पोएम को एक बार रीड करिए तो आंख बंद करिए, पूरी पोएम की लाइन को अपने आंखों के सामने लाइए, देखिए क्या वो आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आपने अच्छे से पोएम को नहीं पढ़ा, आपने ध्यान नहीं किया। तो आप 2-3 बार पोएम को पढ़िए, अपनी आंखों को बंद करिए और ये जो सांसारिक दुनिया उससे थोड़ी सी उसके ख्यालों से अपने आप को दूर करिए और देखिए पोएम की एक एक लाइन आपके सामने आएगी। मैंने जो जो बात बताई आप उसे भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये पोएम अब एंड हो चुका है। अगर इस पोएम में कोई भी चीज आपको लग रहा है जो डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।